की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो ये जिंदगी भर रहती है। सच कहिए तो ये एक तरीके की लाइलाज बीमारी है, परंतु योग के जरिए इस खतरनाक बीमारी को काबू में किया जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश टी पटेदार से, जो योग की दुनिया का जाना माना नाम है। डॉक्टर राजेश, स्वागत है आपका हमारे शो डॉक्टर्स ओपिनियन में। थैंक यू मैम। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को खुद से रूबरू कराएं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश डी पाटीदार, मैं घनश्याम होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक का ओनर हूँ। और हम लोग होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के कंसेप्ट पे काम करते हैं 2016 से। ठीक है, तो हम सभी जितनी भी इमरजेंसीज है या ऐसी बीमारियां जैसे कि निमोनिया है, कोरोना है या ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, उन सबको आयुर्वेदा और योगा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उसी किस हिसाब से घर पे डील कर सकते हैं या उसे हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकते हैं, उस पर काम करते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज्यादा हमारा काम चल रहा है पिछले कई वर्षों। जी जी, बात करें योग की तो सही मायनों में योग क्या है और कैसे योग के जरिए लंबी से लंबी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? देखो, योग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग इसे है ना जस्ट एक एक्सरसाइज, कसरत समझते हैं, लेकिन योग जो है वो मतलब कि अपना फिजिकल जो आसना है, एक्सरसाइज प्लस ब्रीदिंग, जो टेक्निक है ब्रीदिंग की, उसका जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, उसे योग कहा जाता है। वो बूस्ट हो जाती है। जी, तो स्ट्रेंथ फिजिकल वो भी बढ़ती है और आपने जो वाइटल कैपेसिटी है, तो ये योग हुआ प्राणायाम, उन दोनों का एक जोड़, जैसे योग आत्मा अगर किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जी जी, क्या अस्थमा से ग्रसित लोग योग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या होता है कि जैसे जो किसी को निमोनिया है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, टीबी है, तो उनकी जो वाइटल कैपेसिटी लंग्स की टाइडल वॉल्यूम, वो काफी हद तक मतलब गिर जाता है। वो ये मतलब कि जो लंग्स है, उनके जो फेफड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब संकुचित हो जाते हैं। तो ये मतलब कि सहज योगा प्राणायाम करना चाहिए उनको, बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेचिंग ना हो, उस हिसाब से शुरुआत में बिल्कुल धीमे से करना चाहिए। या कोई भी योग है या प्राणायाम या कोई नेचुरोपैथ डॉक्टर की गाइडेंस में उनको शुरुआत करनी चाहिए। फिर धीरे 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 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो ये मतलब बढ़ाना चाहिए ग्रेजुअली। ठीक है, बाकी बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कर सकते। ब्रोंकाइल अस्थमा को मैनेज करने के लिए योग का क्या योगदान है? देखो, मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि ये ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा में ये जो फेफड़े होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कोरोना में भी ऐसा ही हुआ कि अभी 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 का जो माहौल है, मतलब कि पोल्यूशन हो गया, फिर स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल हो गई, या खाना पीना भी इतना ज्यादा अच्छा मतलब नहीं है उस लेवल का, तो उस हिसाब से जो इसकी जो कैपेसिटी घट जाती है, तो ऑलरेडी लोग हैं वो उसका अपने जो लंग्स है उसकी जो कैपेसिटी का 50, 60, 70% ही यूज कर पा रहे हैं, मतलब कि वो फुल्ली उनके जो कैपेसिटी तक नहीं कर पा रहे। तो ये जो बीमारियां है जैसे टीबी है या अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें उसकी कैपेसिटी और भी ज्यादा गिर जाती है, जैसे कि 50% तक मतलब उसका यूज कर पा रहे हैं। फिर इसमें जब इसका अस्थमेटिक अटैक आता है तो ये ऑलरेडी और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं लंग्स, जो श्वास नली है, ब्रोंकस है अपना, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो और संकुचित हो जाता है, तो फिर ये इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, तो योग के जरिए अपन इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो टाइडल वॉल्यूम है, जैसे कि मैं एक सांस में कितनी हवा भर सकता हूँ, जैसे कि ये फुल कितना एक्सपांड कर दूं, जैसे कि 1 लीटर है, 1.5 लीटर जैसी कैपेसिटी हो जाए नॉर्मली। तो इसकी जो कैपेसिटी को अपन योग से अगर बढ़ा लिया अपन ने और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली, ठीक है, अपनी जो वाइटलिटी है वो बढ़ा ली, तो फिर ये मतलब इसको डील करना बिल्कुल इजी हो जाता है। जैसे कि अभी मैं 100% यूज कर पा रहा हूँ मेरे लंग्स का, तो अगर मुझे कोरोना हुआ या अगर मुझे अस्थमेटिक अटैक आया तो इसकी कैपेसिटी कुछ हद तक और गिरेगी, जैसे कि 20-30% और गिरेगी, तो 70-80% में अच्छे से काम मैं कर पाऊंगा। एडमिट होना पड़े या ऑक्सीजन लगाना पड़े या इमीडिएटली कोई नेबुलाइजेशन या ब्रोंकोडायलेटर वगैरह मेडिसिन की
जरूरत पड़े तो इनकी योग एक जरूरत नहीं प्रिवेंटिव पड़ेगी एस्पेक्ट फिर। है, मतलब उसको मैनेज करने से पहले। तो अगर उसको रेगुलर बेसिस पर अगर यूज करते हैं तो ऐसी इमरजेंसी होती ही नहीं है, और अगर ऐसा जी। कुछ हो जाए तो इसको अपन को एटलीस्ट घर पे डील कर सके, उस हालत में अपन रह सकते हैं योग से। तो किस तरह का योग जो है इस तरह की बीमारियों के लिए कारगर साबित है? ठीक। अब इसमें जो मेन अगर ब्रोंकल अस्थमा की अगर बात करें तो अपन को 3 तरीके से काम करना होता है। एक तो इसकी जो कैपेसिटी है, फिजिकली इसकी स्ट्रेंथ, वो अगर नहीं हुआ है तो उसको अपन बचा के रखे, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हो जी। गया तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे अपन बढ़ाए, उस प्रकार के आसन जो कि लंग्स को थोड़ा स्ट्रेच करे, उसको एक्सरसाइज करवाए ताकि उसकी कैपेसिटी फिजिकली बढ़ जाए। दूसरी बात ये है कि मेंटली इसको स्ट्रेस, मतलब कि इस बीमारी को टॉलरेट करने का या उससे घबराए नहीं, उस हिसाब से अपना जो मेंटली प्रिपरेशन है वो अपन इस हिसाब से रखे उस लेवल की कि अपन पैनिक मतलब अटैक नहीं हो जाए, अपन डर नहीं जाए, घबरा नहीं जाए, वो जी। स्ट्रेस से फ्री रहे। वो दूसरा मतलब इसका पहलू एस्पेक्ट है। और तीसरी चीज ये रहे कि मतलब उसको थोड़ा अपन को कौन कौन से आसन है या प्राणायाम है इसका आइडिया होना चाहिए ताकि अपन उसको घर पे कर सके, जिसका मैं अभी बताऊंगा। तो ये 3 चीजें अपन को करनी होती है। अब इसमें जो इसका जो है योग का रोल है, कुछ 3 में बताऊं, 4-5 आसन है। जैसे कि सबसे पहले है अनुलोम विलोम प्राणायाम की अगर मैं बात करूं, प्राणायाम जो होते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, वो ब्रीदिंग पे काम करती है। तो एक अनुलोम विलोम है, बिल्कुल सहज तरीके से अनुलोम विलोम, जिसमें अपन डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन एक नाक से श्वास भर के दूसरे से निकालनी है और फिर दूसरे सेम से भर के वापस ऐसे निकालनी है, ये एक साइकिल हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि मिनिमम अगर 9 साइकिल अपन करते हैं, या अच्छा। एक टाइम या 2 टाइम, तो इसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है बहुत हद तक बढ़ जाती है, और स्ट्रेस से अपन डील करने की जो कैपेसिटी अपनी मेंटली, वो भी बढ़ जाती है काफी हद तक। दूसरा है नाड़ी शोधन, ठीक है, तो उसमें एक एक बारी से मतलब श्वास को, जैसे कि मैं लेफ्ट से लेता हूँ तो उससे श्वास लेनी और फेंकनी है, तो उसको खोलना है। फिर दूसरा उसका अपोजिट साइड वाला, जैसे कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये करना है। और तीसरा जो है वो भस्त्रिका है, जिसमें फोर्सफुली प्रेशर लेना है, जैसे कि जी, कुछ इस तरह। तो ये दोनों को खोलना। और अनुलोम विलोम भी मैं बता ही देता हूँ कि उसमें जैसे कि ये राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से भर के, जी। तो लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है, राइट से करेंगे। फिर वापस राइट से वापस लेके जी। लेफ्ट से छोड़ना है। जी। तो ये साइकिल हुआ। तो ये तो 3 प्राणायाम हो गए, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भस्त्रिका, ये प्राणायाम 3 हो गए। और आसन जो है वो मतलब कि जैसे कि एक्सरसाइज की तरह हो गया, जैसे कि एक अपन ये पलटी मार के सीधे अगर बैठ जाते हैं अपन इस जी। हिसाब से, जी। और बैक को ऊपर सीधा रखते हैं इस हिसाब से, जी। बिल्कुल सीधा। तो ये जो छाती है और ये जो बैक है वो सीधा होते ही जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है काफी हद तक। जैसे कि अपना जो भी टाइडल वॉल्यूम उससे जैसे कि आधा लीटर जितना प्लस हो जाता है, तो ब्रीदिंग में इजीनेस हो जाता है। जैसे जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, सांस खींचने में तकलीफ होती है और सांस नली थोड़ी खुल जाती है, तो ये बेसिक आसन हो गया जिसे अपन बोलते हैं कि सुखासन, ठीक है। दूसरा हो गया दंडासन। दंडासन सेम ही है, उसमें भी स्ट्रेट के दोनों लगा के इस तरह से बैठा। तो ये सुखासन दंडासन हो गया। फिर एक तीसरा होता है कि जिसको उत्तान पादासन बोलते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग। जैसे कि यहाँ बैठ के या श्वास दोनों ऊंचा करना है, श्वास भर के, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। जितना नीचे झुकते उतना झुकना है। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज है। और उसके बाद में बंदासन और सेतु बंदासन, ठीक है। ये मैं इसका ये शेयर कर सकता हूँ, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैडम? जी बिल्कुल। हाँ, इसमें बता रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर। आप थोड़ा अलाउ करो यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम शेयर नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा, मुझे लगता है शेयरिंग का ऑप्शन फिर हम ड्रॉप करेंगे डॉक्टर। शायद शेयरिंग की परमिशन नहीं है शायद। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ये बता देता हूँ। सुखासन हो गया, एक दंडासन, जी। और सेतु बंद, और एक भुजंगासन है जो कोबरा पोज बोलते हैं। ये 4-5 आसन है वो स्ट्रेच करके इसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जी, ठीक है। तो ये 3 तो प्राणायाम हो गए।
और ये 5 आसन हो गए। तो इनको दोनों को अगर डेली में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रिवेंशन के तौर पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर, सेफर एंड चीपर देन क्योर। ठीक है, तो ऐसी नौबत आए नहीं, और अगर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। है तो ऑलरेडी ये धीरे धीरे उसको मतलब जी। जी। क्या ब्रोंकाइल अस्थमा से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है? कि जैसे आपने बताया इतने सारे योग हैं जो हम कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो हम अपना सकते हैं। तो क्या इन नुस्खों और इन योग के ज़रिए, इन आसनों के ज़रिए, इन प्राणायाम के ज़रिए अस्थमा से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है? कि ये अपन ऐसा पूरी तरह बोलना तो मतलब सही नहीं रहेगा, लेकिन काफी हद तक मतलब मेरा जो अनुभव है, हमने 70 से 80% लोग मतलब रिवर्स कर जाते हैं इसको, इस बीमारी से। फिर उनको ट्रेन कर दे अगर अपन, जैसे कि कौन सा योगा है, प्राणायाम है, और कौन सी स्पेसिफिक इसके जो डिसीज की स्पेसिफिक डाइट जो होती है, अगर उसको ध्यान में रखे तो उसको मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी काफी हद तक घट जाती है। जैसे कि अभी महीने में अगर एक आध बार अटैक आता है, या सीजनल आता है, जैसे कि हर बार सर्दियों के टाइम में आता है, तो जी। वो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी काफी हद तक कम हो जाती है, और जैसे कि मिट ही जाता है। पर अगर ये फ्रिक्वेंटली अगर आता है तो फिर इसका थोड़ा जैसे कि योगा ओनली से नहीं होगा, फिर योगा है, फिर साथ में प्राणायाम है, मेडिटेशन और डाइट, और किसी एक्सपर्ट की कांटेक्ट में रहकर उसको करना पड़ेगा। तो ये मतलब रिवर्स हो ही जाता है, और काफी हद तक जैसे कि 20-30% में तो क्योर हो ही जाता है। जैसे हमने काफी समय से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एलर्जी है, तो ये मतलब निकल ही जाता है 20-30% लोगों में, और बाकी में रिवर्स कर जाता है टोटली। अच्छा, रिवर्स कर, ठीक है, ठीक है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों जी से कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करें जिससे आम बीमारियों को काबू में किया जा सके। जी बिल्कुल। देखो ये ब्रोंकियल जो अस्थमा है वो जनरली एक तो एलर्जी काइंड का होता है, जैसे कि किसी को डस्ट से है, या कोई आटा वगैरह है, धुआं, स्मोक, उससे एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी का जो रिएक्शन है जो बॉडी का, वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती है बॉडी। तो उससे करते ही जैसे कि श्वास नली है तो संकुचित हो जाती है, या उसके जो ट्रेकिया है उसके अंदर या तो स्वेलिंग हो जाती है इनिशियली इमीडिएट, स्वेलिंग से उसका जो सकरा रक्त सकरा हो जाता है, नीरा हो जाता है, और या फिर क्या होता है उसकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लग जाते हैं, और वो भी बिल्कुल गाढ़े टाइप के, विस्कस टाइप के, तो उससे फिर वो क्लॉग हो जाता है, और फिर इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो जो पेशेंट है इसका, जो वो घबराए नहीं, मतलब उसको क्या करना है, पहले कंफर्टेबली, जैसे इसका अटैक आया तो कंफर्टेबली बैठ जाना, बिल्कुल सीधे पोस्चर में, और उसको बिल्कुल घबराए बगैर मतलब डीप ब्रीदिंग करनी है, जैसे कि आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होके लंबी मतलब जो है ब्रीथ लेनी है अंदर, और धीमे धीमे उसको छोड़नी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो मेंटली वो थोड़ा ये घबराएगा नहीं, मतलब ज्यादा उसको थोड़ा स्ट्रेस जो है उसको वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि उसको टॉलरेट कर पाए। और दूसरा क्या है कि इसका मैंने जब बताया, जैसे इसके टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसको अच्छे से ब्रीथ अंदर वो ले पाएगा, और एकदम रिलैक्स हो जाएगा ये, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसको क्या करना है कि जैसे कि कोरोना में भी हमने बहुत सारे पेशेंट को ये प्रैक्टिस करवाई, तो उसको ये करने के बाद में फिर उसको थोड़ा झुक के बैठ जाना है, फॉरवर्ड बेंडिंग की तरह, ऐसे इस हिसाब से। तो ऐसा करते ही जो बैक की जो मसल्स होती है, ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम को सपोर्ट करती है, वो रिलैक्स हो जाती है, वो खुल जाती है, और उससे जो ये लंग्स का जो कैपेसिटी है वो और थोड़ा और खुल जाता है। जैसे कि वो 60% अगर यूज कर पा रहा है तो वो 80% हो जाता है। तो उसको ऐसे 5 से 7 मिनट तक उसको ऐसे ऐसे इस हिसाब से बैठना है, और धीमे धीमे सांस लेनी है। तो ये दो चीजें उसे सपोर्ट करेगी ब्रीदिंग में, उसको इजीनेस हो जाएगी ब्रीदिंग के अंदर। और फिर कुछ एक मैं उसके जो बताऊंगा कि साथ में उसको घर पे एक तेल बनाना है, जिसके जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो 50 ml जितना लेना है, 50 ml, और उसके अंदर लहसुन की जो कलियां आती है गार्लिक, वो 5 लेनी है, उसको कूट के उसके अंदर डाल देनी है। और अजवाइन जो है वो 1 चम्मच उसके अंदर डाल के उसको धीमे धीमे थोड़ा बॉईल कर देना है, 2 मिनट 3 मिनट जितना। और फिर उससे उसको अच्छे से मालिश करनी है पूरे चेस्ट एरिया पे, आगे भी और पीछे भी, और थोड़ा गले में और नाक के ऊपर भी लगा सकता है वो। और उसके बाद में जो बचा हुआ तेल जो भी 20-30 ml, उसको दीपक जलाना है, जैसे वो यहाँ बैठा हुआ था उसके फ्रंट के उसके साइड में एक दीपक जला देना है। तो ये जैसे ही इसका जो ये वेपर्स इसकी बनेगी धुएं की तरह, तो एज ए नेबुलाइजेशन वो काम करेगा, नाक के अंदर से नीचे जाएगा, और जो एलोपैथ के अंदर जो मेडिसिन काम कर रही है जैसे ब्रोंको डायलेटर्स की तरह ये काम करेगा। तो ये जो श्वास नली धीरे 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 वो खोल देगा, सिग्नल भी कम कर देगा, और ये बहुत कंफर्ट देगा थोड़ी देर में ही। मतलब ये विदिन हमने नोटिस किया 5 मिनट में काम करना चालू कर देता है। और जिन पेशेंट को इरिटेशन के कारण थे, तो वो भी विदिन 5 मिनट में वो इरिटेशन कम होकर बिल्कुल खांसी भी बंद हो जाती है।
तो ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कारगर ये था। निमोनिया में भी काम करता है, ब्रोंकाइटिस में भी, अस्थमा में भी, टीबी में भी, जितने भी मतलब फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स है या बीमारियां, उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता जी जी। बहरहाल है। और बातें तो साथ में चलती फिर ये है रहेंगी। कि जैसे शुक्रिया कि आपका इस डाइट है वो, प्रोग्राम में आने के लिए। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को इस बीमारी से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे प्राप्त हुई होंगी। एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच।